Hello students. So we did chapter 3, that is electric current, and today we will study next chapter 4, that is magnetic effect of current. तो अब हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था when charge is at rest, क्लियर। उसके बाद हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा when charge is in motion, जब चार्ज मोशन में होता है दैट मीन्स करंट, क्लियर। तो अब उस करंट का इफेक्ट पढ़ना है कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। जैसे अभी तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था, अब हम आगे दो चैप्टर्स में क्या पढ़ेंगे, जो यूनिट चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5 में मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, मतलब करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। जैसे एक चार्ज जब रेस्ट पे चार्ज था उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड थी, ऐसे ही अब जब चार्ज मोशन में है दैट मीन्स करंट है हमारे पास, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, क्लियर। तो उसका क्या इफेक्ट है करंट का, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये बिल्कुल एनालॉग है, बहुत सिमिलर है जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा उससे, बस टर्म्स अलग अलग हैं। तो हेयर आर द टॉपिक्स रिलेटेड टू दिस चैप्टर एंड विल स्टडी इट वन बाय वन। सो व्हाट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया, आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, ऑयस्टर्ड एक्सपेरिमेंट, क्लियर। सो व्हाट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट? An electric current, that is the flow of electric charge, produces magnetic effect in the space around the conductor called the strength of magnetic field or simply the magnetic field. तो करंट की वजह से जब किसी वायर में करंट फ्लो कर रहा होता है उसकी वजह से क्या होता है, उसके आसपास की स्पेस में मैग्नेटिक इफेक्ट शो होता है, ठीक है ना। उस मैग्नेटिक इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, क्लियर। मैग्नेटिक इफेक्ट कैसे पता लगेगा कि मैग्नेटिक इफेक्ट शो हो रहा है? जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में हम क्या करते थे, एक चार्ज की वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें अगर कोई और चार्ज लेके आए तो उस पर कुछ फोर्स लगता था, तो हमें पता लग जाता था कि इसका इतने स्पेस में फील्ड है, इसका इफेक्ट है। ऐसे ही हम इसमें ऑयस्टर्ड एक्सपेरिमेंट किया। ऑयस्टर्ड एक्सपेरिमेंट क्या है कि अगर किसी सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है ना, किसी सर्किट में ये बैटरी है, यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है और हम मैग्नेटिक कंपास निडल लेके आए, ठीक है ना। मैग्नेटिक कंपास निडल आप सबने देखी होगी, ऐसी होती है मैग्नेटिक कंपास निडल। आपके मोबाइल फोन्स में भी कंपास होता है, ठीक है, जो मैग्नेट डायरेक्शन बताता है, बेसिकली नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो अगर इस मैग्नेटिक कंपास निडल को, जो कि मैंने यहाँ भी बनाया है, अगर मैं इसको लेके आऊं यहाँ पर, जब बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इधर है और नेगेटिव और करंट फ्लो कर रहा है, तो उन्होंने क्या देखा, जब एक्सपेरिमेंट किया, इस सर्किट के पास मैग्नेटिक कंपास निडल को लेके आए तो निडल डिफ्लेक्ट करने लगी। कैसे? टुवर्ड्स वेस्ट। डिफ्लेक्ट कैसे करने लगी? टुवर्ड्स वेस्ट। ये नॉर्थ से ऐसे अगर सेंटर में मैग्नेटिक कंपास निडल है तो वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट करने लगी। अगर मैंने बैटरी की पोजीशन को ऑपोजिट कर दिया, मतलब पॉजिटिव चार्ज इधर, दैट मीन्स करंट की डायरेक्शन को ऑपोजिट कर दिया, तो मैग्नेटिक निडल कहाँ, ऑपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होने लगी। पहले इधर नॉर्थ से वेस्ट में हो रही थी, फिर नॉर्थ से ईस्ट में होने लगी, ठीक है। दैट मीन्स इससे हमें क्या पता चला कि करंट की वजह से एक तो मैग्नेटिक फील्ड होता है, क्लियर, और दूसरा क्या होता है, करंट की डायरेक्शन चेंज होने से कंपास की डायरेक्शन चेंज हो रही है, दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो रही है, क्लियर। तो इससे हमें दो चीज पता चली ऑयस्टर्ड एक्सपेरिमेंट से। व्हेन द करंट वाज अलाउड टू फ्लो थ्रू अ वायर placed parallel to axis of magnetic needle kept directly below the wire, the needle was found to deflect from its normal position. When the current was reversed through the wire, the needle was found to deflect in the opposite direction to the earliest case. मतलब जब करंट फ्लो हुआ और हमने वायर के पास मैग्नेटिक कंपास निडल लेके गए तो निडल डिफ्लेक्ट हुई। जब हमने करंट को ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कराया तो ऑपोजिट डायरेक्शन में निडल डिफ्लेक्ट हुई। तो इससे क्या पता चला हमारे पास कि करंट का इफेक्ट क्या है कि वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और करंट की डायरेक्शन चेंज होने में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, क्लियर। और उसकी डायरेक्शन कैसे बताते हैं हम? दो तरह से बताते हैं, मैक्सवेल स्क्रू रूल और इसको राइट हैंड स्क्रू रूल भी बोलते हैं। अब राइट हैंड स्क्रू रूल क्या होता है? इफ द फॉरवर्ड मोशन ऑफ एन इमेजिनरी राइट हैंडेड स्क्रू इज इन डायरेक्शन ऑफ करंट, दैट मीन सपोज ये स्क्रू है, अब सबने देखा है, अगर इसका फॉरवर्ड मोशन, सपोज इसको हम दीवार में स्क्रू को इंसर्ट कर रहे हैं, तो उसको अगर हम अंदर की तरफ दीवार के अंदर डाल रहे हैं तो कैसे आप स्क्रू करोगे? क्लॉकवाइज करोगे, ठीक है ना। अगर आप स्क्रू ड्राइवर से स्क्रू को अंदर डाल रहे हो, इमेजिन करो या उसको ट्राई करके देखना घर पे, हम अगर डाल रहे हैं स्क्रू का अंदर तो वो फॉरवर्ड मोशन कहाँ जा रहा है? दीवार के अंदर की तरफ जा रहा है। जब अंदर की तरफ जा रहा है और दीवार का फॉरवर्ड मोशन को हम अगर करंट की डायरेक्शन लें तो स्क्रू के घूमने के मोशन को हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से डिनोट करते हैं, दैट मीन्स क्लॉकवाइज।
और जब स्क्रू को अगर हम बाहर निकालें, किसी वॉल में अगर स्क्रू है तो उसको अगर स्क्रू ड्राइवर से हम बाहर निकालें तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्लॉकवाइज उसको बाहर निकालना पड़ेगा और स्क्रू बाहर की डायरेक्शन में आएगा। तो अगर करंट की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो इस डायरेक्शन में भी उन्होंने बताया कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आप बोल रहे हो चेंज होगी, ठीक है, पर कैसे चेंज होगी, तो जिस डायरेक्शन में करंट है उस डायरेक्शन में अगर स्क्रू को हम ले जाएं, जिस डायरेक्शन में करंट है तो क्लॉकवाइज होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और अगर स्क्रू बाहर आ रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज। If the forward motion of an imaginary right-handed screw is in direction of current through a linear conductor, then the direction of rotation of screw gives the direction of magnetic field of force around the conductor. इससे भी अच्छा तरीका इसको करने का क्या है, राइट हैंडेड थंब रूल। आपने क्लास 10th में भी करा होगा है, राइट हैंडेड थंब रूल और कर्ल रूल भी बोलते हैं। राइट हैंडेड थंब रूल क्या है, हमारे पास सपोज मेरे पास ये पेन है, क्लियर, और ये पेन की सपोज ये पेन है और करंट फ्लो कर रहा है फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, थंब की डायरेक्शन में। मैंने इस पेन को ऐसे पकड़ लिया, थंब की डायरेक्शन में क्या कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। देन माई फिंगर्स, कर्ल ऑफ माई फिंगर्स गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये जो फिंगर्स का कर्ल है ये क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर मेरा थंब क्या दे रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट, तो कर्ल्स ऑफ फिंगर्स विल गिव मी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज राइट हैंडेड थंब रूल। इफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज इमेजिन्ड टू बी इन अ राइट हैंड such that the thumb points in the direction of current, then the tips of the finger encircling the conductor will give the direction of magnetic field, just like this। अगर मैं किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को थंब की डायरेक्शन में करंट फ्लो और ऐसे पकड़ूं, then my fingers give the direction of magnetic field। तो अगर करंट ऊपर की तरफ है तो ये क्या होगा, किस डायरेक्शन में होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। या अगर हम ऐसे गए, एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं, या हम पेपर के रिस्पेक्ट में करते हैं। सपोज आपकी कॉपी पे आप देख रहे हो और मैंने फिंगर्स कर्ल की, तो कर्ल करके कहाँ आएंगी, आपकी तरफ, दैट मीन्स इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। और अगर करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर, क्लियर। सो दिस इज राइट हैंडेड थंब रूल। तो करंट की वजह से हमने बोला मैग्नेटिक इफेक्ट आता है, उसकी डायरेक्शन कह सकते हैं राइट हैंड थंब रूल से, क्लियर। सो द फर्स्ट टॉपिक इज बायो-सवार्ट्ज लॉ। तो हमने मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड निकाला कि कितना मैग्नीट्यूड है मैग्नेटिक फील्ड का, क्लियर। सो हमने करंट कैरिंग एलिमेंट ले ली, सॉरी करंट कैरिंग कंडक्टर ले लिया, ठीक, किसी भी शेप का हो सकता है करंट कैरिंग कंडक्टर। तो करंट कैरिंग कंडक्टर ले लिया और हमने वहां पर एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, क्लियर। एंड वी हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू दिस कंडक्टर। कोई कंडक्टर है, किसी भी शेप का कंडक्टर है, ठीक है, नॉर्मल शेप, और इसकी कंडक्टर की वजह से इस पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। जैसे हम डिफरेंट पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे, ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। So the strength of magnetic field dB due to current carrying small current element dl, ये छोटा सा करंट एलिमेंट लिया हमने, क्योंकि ये इनफाइनाइट कंडक्टर है, मुझे नहीं पता इसका टोटल लेंथ क्या है। तो सपोज हमने एक स्मॉल करंट एलिमेंट ले लिया, मतलब एक छोटा सा करंट का एलिमेंट जिसके बीच में से करंट फ्लो कर रहा है, ये इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, कैरिंग अ करंट I एट अ डिस्टेंस P, डिस्टेंस R फ्रॉम द एलिमेंट। और ये इस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, दैट इज R डिस्टेंस फ्रॉम दिस करंट एलिमेंट। एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन दिस करंट एलिमेंट DL। ये करंट एलिमेंट क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि छोटी सी DL लेंथ से I करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो हमने एक करंट एलिमेंट ले लिया। सो द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो dB मैग्नेटिक फील्ड है, इज dB स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस स्मॉल करंट एलिमेंट, क्लियर। ये जो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है ये किस चीज पे डिपेंड करेगी, ये डिपेंड करेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी करंट के, I करंट जो फ्लो कर रहा है इस कंडक्टर में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एलिमेंट, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन DL एंड R। ये एक्सपेरिमेंटल है बेटा सब, ठीक, जब एक्सपेरिमेंट करा तो उन्होंने ये फाइंड आउट करा। एंड दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। और जब सबको इनको क्लब करेंगे, dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I dl sin थीटा बाय R स्क्वायर। और जब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा, दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा था, क्या प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, जिसमें एप्सिलॉन नॉट होता था परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यहाँ आता है जो कांस्टेंट आता है, दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई,
ठीक। आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, वहां क्या होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन इलेक्ट्रिक फील्ड का, Q अपॉन आर स्क्वायर चार्ज होता था, यहाँ चार्ज की जगह करंट होता है। क्लियर। तो बिल्कुल मैंने बोला जैसे हमने वहां पढ़ा था, बहुत इजी लगेगा वो आपको, वैसे ही यहाँ पढ़ना। सो dB इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, वहां एप्सिलॉन नॉट था परमिटिविटी, यहाँ म्यू नॉट है, म्यू नॉट इज परमिएबिलिटी। ठीक है, म्यू नॉट इज परमिएबिलिटी, इसको आगे भी और पढ़ेंगे। सो म्यू नॉट इज द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है 10⁻⁻⁷। या हम कहें म्यू नॉट की कितनी वैल्यू होती है 4 पाई मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁷। क्लियर। सो अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो आइडियल साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, ये जो मैंने 1 सेकेंड, ये जो मैंने आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर लिखा है, अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं, ये तो मैग्नीट्यूड आया डीबी का, कितना मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे है। सो डीबी वेक्टर वी कैन राइट इट एज डीबी वेक्टर इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल क्रॉस आर कैप बाय आर स्क्वायर। आइडियल क्रॉस आर कैप कितना होगा, आइडियल मैग्नीट्यूड आर कैप का मैग्नीट्यूड, आर कैप क्या यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1 इंटू साइन थीटा, तो वही बन जाएगा हमारे पास। सो आइडियल इज अ करंट एलिमेंट एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आइडियल क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, करंट एलिमेंट। ठीक, क्योंकि करंट की डायरेक्शन हमें पता है कहाँ है कंडक्टर में, तो उस एलिमेंट में करंट की कितनी डायरेक्शन है, वो उस एलिमेंट को हमने क्या बोला, करंट एलिमेंट, और वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। और डीबी की डायरेक्शन कहाँ होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ डीएल क्रॉस आर विच कैन बी डिटरमाइंड बाय राइट हैंड स्क्रू रूल। द डायरेक्शन ऑफ डीबी इज सेम एज दैट ऑफ डीएल क्रॉस आर। डीएल क्रॉस आर की डायरेक्शन में होगी, किसकी डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। और राइट हैंड स्क्रू रूल या राइट हैंड थंब रूल से हम बता सकते हैं। ठीक, और जैसे मैंने राइट हैंड थंब रूल किया, अगर कंडक्टर में करंट ऐसे फ्लो होगा है ना, तो इस पॉइंट पे कहाँ होगी मैग्नेटिक फील्ड, अंदर की डायरेक्शन में इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है, कर्ल्स फिंगर की यहां से आई तो इस पॉइंट पे यहां पर कहाँ आएंगे अंदर, और अगर नीचे की डायरेक्शन में होगा तो इस पी पॉइंट पे, सपोज यहाँ पी पॉइंट है, कहाँ होगी, बाहर की तरफ। तो जब इनटू द प्लेन ऑफ पेपर होता है तो मैग्नेटिक फील्ड को डॉट से डिनोट करते हैं, सर्कल और एक डॉट, और आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर होता है तो मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस से डिनोट करते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को डिनोट करने का, बताने का कि मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, तो सर्कल और डॉट जो बताता है इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, और सर्कल और क्रॉस बताता है आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर। सो दिस इज द बायो-सवार्ट्स लॉ। और उसका कुछ स्पेशल केस है, अगर थीटा की वैल्यू 0 है कंडक्टर में, थीटा की वैल्यू क्या है 0 है, दैट मीन्स पॉइंट पी किस पे है, वायर पे ही है। ठीक, तो पॉइंट पी वायर पे है तो साइन थीटा 0 होगा, डीबी 0। दैट मीन्स अगर ये वायर है, ठीक है, कंडक्टर है कि इसमें करंट फ्लो कर रहा है और मुझे इसी के ऊपर ही मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो क्या होगा 0 होगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड किसी डिस्टेंस पे होगी, उसके ऊपर क्या होगी 0। और अगर थीटा 90 डिग्री है, दैट मीन्स ये बिल्कुल इस पॉइंट पे निकालना है, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड डीबी की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। सो दिस इज बायो-सवार्ट्स लॉ। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है हमारे पास, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। सो हियर वी हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। इस पी पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ये हमने स्मॉल करंट एलिमेंट ले लिया डीएल, क्लियर, स्मॉल करंट एलिमेंट ले लिया जो थीटा एंगल बना रहा है किसके साथ, आर वेक्टर के साथ। आर क्या है, डिस्टेंस ऑफ दिस करंट एलिमेंट फ्रॉम पॉइंट पी। ये सेंटर से डिस्टेंस है इसका ए, क्लियर, यहां से सेंटर से इस करंट एलिमेंट का डिस्टेंस कितना है एल। एक्स और वाई ये जो एंड्स हैं, सपोज ये φ1 और φ2 एंगल बना रहे हैं, ठीक है, और डीएल क्या है, डीएल इस पॉइंट पी के साथ फाई एंगल बना रहा है। ठीक है, डीएल क्या कर रहा है, इस पॉइंट पी के साथ फाई एंगल बना रहा है। सो कंसीडर अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर एक्स वाई। Here we have to find magnetic field at point P whose perpendicular distance from the wire PQ is equal to A. Consider a small current element dl of conductor at L. Its distance from Q is L and R is the position vector of point P and theta is the angle between dl and R. Theta angle, जब भी हम यहाँ theta कर रहे हैं, अभी कहाँ एंगल है, करंट एलिमेंट और इस R वेक्टर के बीच में, और R वेक्टर क्या है, करंट एलिमेंट से उस पॉइंट का डिस्टेंस जिस पॉइंट पे हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। सो अकॉर्डिंग टू बायो-सवार्ट्स लॉ, बायो-सवार्ट्स लॉ में हमने पढ़ लिया, अगर ये करंट एलिमेंट है तो इस करंट एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। इतना हम पढ़ चुके हैं।
सो फ्रॉम राइट ट्राइंगल ओ पी क्यू, हम ये ओ पी क्यू ट्राइंगल लेंगे, ओ पी क्यू। इस राइट ट्राइंगल में ये वाला एंगल कितना होगा 90 डिग्री, पी क्यू ओ एंगल 90 डिग्री, और हमें पता है सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल कितना होता है 180 डिग्री। दैट मीन्स 90 प्लस 90 प्लस 5 प्लस थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। तो 5 प्लस थीटा कितना होगा, 5 प्लस थीटा इज 90 डिग्री, ये थीटा और ये 5, ये इन दोनों का सम कितना होगा 90 डिग्री, क्योंकि 90 प्लस दिस 90 इक्वल टू 180। और यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 माइनस 5, और साइन थीटा की वैल्यू, क्योंकि यहाँ साइन थीटा है तो हमें साइन थीटा की वैल्यू चाहिए, साइन थीटा इज साइन 90 माइनस 5, एंड व्हाट इज साइन 90 माइनस 5, दैट इज cos 5, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा, आपने पढ़ा होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। ऑल्सो cos 5, अगर मैं इस ट्राइंगल में cos 5 निकालूं, ये 5 है मेरा, इस ट्राइंगल में cos 5 निकालूं, व्हाट इज cos थीटा, cos थीटा इज what is cos theta, base by hypotenuse, that is a upon r, cos phi is a upon r। और यहाँ से r की वैल्यू निकालूं, क्यों, क्योंकि मुझे r स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, r की वैल्यू निकालूं, दैट इज a by cos phi, and 1 by cos phi is secant phi। ट्रिग्नोमेट्री आप सबने पढ़ा हुआ है, 1 by cos phi is secant phi, बिल्कुल सिंपल ट्रिग्नोमेट्री है। और tan phi की वैल्यू निकाल लूं, अगर मैं tan phi की वैल्यू कितना होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, व्हाट इज परपेंडिकुलर, अगर phi ये tan phi है, सो दिस इज परपेंडिकुलर L बाय बेस A, ठीक है, परपेंडिकुलर बाय बेस L अपॉन A, और L कितना हो जाएगा A tan phi। मुझे क्या चाहिए DL चाहिए, इस फॉर्मूला में DL की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से DL निकालूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा तो DL कितना आएगा, A tan phi का डिफरेंशिएशन कितना होता है, A तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है, तो dl कितना होगा, a tan phi होगा secant स्क्वायर phi, और फर्दर phi का डिफरेंशिएशन कितना होगा d phi। ये मैंने बेसिकली क्या किया है, l अगर मैं dl बाई d phi निकाल लूं, इसको बोलूं कि आप l को डिफरेंशिएट करो phi के रिस्पेक्ट में, ठीक है, dl बाई d phi निकाल लूं तो कितना होगा, a कांस्टेंट है, और tan phi का डिफरेंशिएशन कितना होता है secant स्क्वायर phi, तो dl बाई d phi, phi को मैं उधर ले गया, सो dl बाई d phi इज a secant स्क्वायर phi, और dl कितना हो जाएगा a secant स्क्वायर phi इंटू d phi। तो इस सब की वैल्यू पुट करेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू cos फाई आया था, dl की वैल्यू पुट करी हमने, r की वैल्यू निकाली थी, उससे r स्क्वायर की वैल्यू पुट करी। सब वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास ये secant स्क्वायर से secant स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एंड वी आर लेफ्ट विद दिस। क्लियर, तो अब ये dB आ गया, हमें क्या निकालना है, फुल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, इस XY वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है इस पॉइंट पे, ठीक है, ये फाई dB आ गया इन टर्म्स ऑफ d फाई। तो हमें यहीं से पता लग जाएगा कि हमें लिमिट्स कहाँ लगानी है, जब टोटल मैग्नेटिक फील्ड लगानी है तो हमें लिमिट्स कहाँ लगानी है, फाई पे, और फाई कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है, फाई चेंज हो रहा है एक्स डायरेक्शन में, फ्रॉम फाई 1 टू फाई 2। अगर मैं फाई 1 से फाई 2 चला जाऊंगा, इस फाई 1 से फाई 2, तो कहाँ आ जाएगा, एक्स से वाई तक की पूरा डिफरेंट इंटीग्रेशन हो जाएगा। अगर मैं कहाँ से जाऊंगा, फ्रॉम फाई 1 टू फाई 2, अगर फाई 1 से फाई 2 जाऊंगा। क्लियर, so according to right hand thumb rule that the direction of magnetic field at point P due to all such current element will be in same direction, और डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की क्या होगी P पॉइंट पे, अगर इस डायरेक्शन में ये जो करंट की डायरेक्शन है, ठीक है ना, और जो फिंगर्स कल कर लिए, दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो ड्यू टू ऑल सच करंट एलिमेंट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी same, that is normally into the plane of paper, hence the total magnetic field is obtaining by integrating the above equation in the limits from phi 1 to phi 2। और phi 1 to phi 2 तो मैंने बोल दिया, पर डायरेक्शन कहाँ है, ये इस परपेंडिकुलर के नीचे है और ये इस परपेंडिकुलर के ऊपर है, दैट मीन्स फ्रॉम माइनस phi 1 to phi 2। सो माइनस phi 1 से phi 2 अगर जब मैं इंटीग्रेट करूंगा इसको, तो मेरे पास क्या आएगा, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए और cos फाई डी पाई, एंड इंटीग्रेशन इज फ्रॉम माइनस फाई 1 टू फाई 2। क्यों, क्योंकि ये P पॉइंट कहाँ है, यहाँ पर है, तो P पॉइंट से नीचे कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फ्रॉम माइनस फाई 1 टू प्लस फाई 2, ठीक है। सो cos फाई का हमें पता है इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन फाई, ठीक है, इंटीग्रेशन बोल रहा हूँ मैं cos फाई का, लिमिट्स इज फ्रॉम माइनस फाई 1 टू फाई 2। सो एक बार फाई 2 पुट करेंगे, माइनस एक बार माइनस फाई 1 पुट करेंगे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, इसका फॉर्मूला आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये तो आता ही है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में क्या आता था, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आता था हर जगह, यहाँ क्या आता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई साइन फाई 2 प्लस साइन फाई 1। ये आ जाएगा हमारे पास टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। तो अब जैसे हम हर डेरिवेशन के बाद में करते हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए स्पेशल केसेस, तो इसके भी स्पेशल केस हैं। अगर ये वायर इनफाइनाइट लेंथ की हो XY,
ठीक है, इनफाइनाइट लेंथ की हो, हमें पता ही नहीं, तो दैट मीन्स क्या होगा कि ये जो डिस्टेंस होगा ये वाला x से लेकर p तक या y से लेकर p तक या x से लेकर p तक, ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा कंपैरेटिवली इस डिस्टेंस के a से, ठीक है ना। ये x से लेकर p तक का डिस्टेंस या y से लेकर p तक का डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा इस a वाले डिस्टेंस से। तो जब एक्स वाई इंफिनिटी होता है तो हमारे को ये फाई 1 फाई 2 ऐसे लगेगा जैसे 90 डिग्री पे है, ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर है, मतलब ये वायर बहुत बड़ा है, ठीक है, ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो ऐसे लगेगा वो इनफाइनाइट है, तो जैसे 90 डिग्री पे ये जो एंगल बना रहा है वाई पी के साथ ये ऑलमोस्ट 90 डिग्री है, ऐसे ही एक्स पी के साथ। तो व्हेन लेंथ ऑफ एक्स वाई इज इंफिनिटी, तो यहाँ फाई 1 फाई 2 की वैल्यू 90 डिग्री रख देंगे और हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा। और जब लेंथ इंफिनिटी है बट ये पॉइंट पी वो एक्स वाई के बिल्कुल नियर है, मतलब ये पी पॉइंट है आइदर एक्स के बहुत पास है या ये पॉइंट वाई के बहुत पास है, मतलब इनफाइनाइट कंडक्टर है और सपोज यहाँ पर है पॉइंट, ये पॉइंट पी कहाँ है, वाई के बहुत पास है, यहाँ पर है, मतलब दोनों में से किसी एक के बहुत पास है, दैट मीन्स एक एंगल तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और दूसरा एंगल इंफिनिटी की वजह से 90 डिग्री हो जाएगा। तो फाई 1 इस केस में हमने क्या बोला कि फाई 1 90 डिग्री, मतलब यहाँ पॉइंट पी है इसके पास है, तो फाई 1 की तरफ तो कैसे एक्ट करेगा 90 डिग्री की जगह, और फाई 2 एंगल क्योंकि वाई के बिल्कुल पास है पी पॉइंट, तो फाई 2 एंगल क्या होगा 0, और मेरे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो इस फॉर्मूला को बेसिकली याद रखना है, उसके बाद हम कोई भी स्पेशल केस आए हम इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर। और अगर सपोज कंडक्टर की लेंथ फाइनाइट होती, सपोज एल लेंथ होती, ठीक है, सपोज ये पेन है मेरे पास, ये एल लेंथ का कंडक्टर है, लेंथ फाइनाइट होती, और जो पी पॉइंट है डायरेक्टली इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे होता है, पी पॉइंट का होता है डायरेक्टली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, दैट मींस फाई 1 और फाई 2 क्या होते हैं, फाई के इक्वल होते हैं। इससे पहले तो क्या था, इससे पहले ये फाई 1 बड़ा था, फाई 2 छोटा था, मतलब पूरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे नहीं थी, क्लियर। यहां से डिस्टेंस इस पॉइंट का ज्यादा था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं था, डायरेक्टली अगर मिडल में हूं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो, दैट मींस फाई 1 और फाई 2 क्या होंगे, इक्वल। फाई 1 फाई 2 इक्वल होंगे तो उस ट्राइंगल में साइन फाई की हम वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि ये एल लेंथ का कंडक्टर है और हाफ एल बाई 2 लेंथ पे हमारे पास क्या है, एल बाई 2 लेंथ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, तो साइन फाई की वैल्यू हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो मेरे पास यहाँ पर अगर मैं साइन फाई 1 और फाई 2 इक्वल रखूंगा तो कितना आ जाएगा, 2 साइन फाई आ जाएगा, और साइन फाई की ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा। तो बेसिकली हमारे को ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए। याद करने का तरीका बता रहा हूँ मैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ये तो सब में सेम रहेगा, वहां क्या रहता था 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई जिसकी वैल्यू होती है 10 रेज़ टू पावर -7। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई सेम रहेगा, फिर आई बाई ए ब्रैकेट में साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। सो इस फॉर्मूला से हमें क्या पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस पे कैसे डिपेंड करती है, डिस्टेंस जो ए डिस्टेंस है जिस पॉइंट पे हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालना था उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। सो बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय ए। और इस बी की डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब हम बी की डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे राइट हैंड थंब रूल से। तो अगर मेरे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, इसके आसपास सर्कल बनाएंगे। ये अगर इस डायरेक्शन में करंट है तो ऐसे बनेगी, ठीक है ना, सर्कल बनेंगे एंटी क्लॉकवाइज कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। अगर इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो क्लॉकवाइज सर्कल, क्लॉकवाइज इसमें सर्कल बनते जाएंगे। और जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा, यहाँ से इस सेंटर से करंट कैरिंग वायर से डिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा, वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता रहेगा, डिक्रीज होता रहेगा, क्लियर। सो हमने मैग्नेटिक फील्ड क्या पढ़ा कि करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, या किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। और मैग्नेटिक फील्ड जो अभी तक हमने पढ़ा कि वायर्स के केस में उसका हम डायरेक्शन कैसे लेते हैं, राइट हैंड थंब रूल से। अगर थंब हमारा करंट के डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रहा है तो हमारी फिंगर कर्ल्स किसमें पॉइंट आउट करेंगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क।